So does masturbation can be a cause of acne and pimple for men? नहीं। नहीं. Okay. तो ईस्ट्रोजन का लेवल पूरे महीने में हर बार थोड़ा-थोड़ा चेंज होता है। तो इसलिए वो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो वो एक अलग चेंज देता है। मेल का कंटिन्यूअसली सेम ही चलता है। क्यों यूजुअली बहुत फेमस है सीटीएम, बट कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सीटीएम नहीं बोलता, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है क्लींजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। इट इज ऑलवेज सीएमएस फॉर एवरीवन. So difference between good dermatologist and great dermatologist is a good dermatologist will prescribe you good medicines. They'll treat you the skin issues and they'll treat the condition. A great dermatologist will go beyond your skin, will rule out how your diet is going on, how is your emotions going on, how is your sleep is going on. And I must say कि as a human you will not look good every day. Some of the days you will be like brightening like बहुत अच्छे लग रहे हो सकते हो, नेक्स्ट डे हो सकता है बहुत खराब लग रहे हो सकते हो, बिकॉज आपका इमोशन, आपका डाइट, आपका स्लीप के थॉट्स रिफ्लेक्ट करते हैं. सो स्किन इज अ मिरर. शुगर का तो डिसएडवांटेज है, हाँ. बट यू शुड नो कि आपका दिमाग ग्लूकोज पे ही चलता है. Yeah. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब बंद कर लोगे. जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट लेते रहिए, बहुत मीठी चीजें. आज का पॉडकास्ट है आपकी स्किन के बारे में. अगर आपको जानना है कि आपकी स्किन और बेटर और अच्छा कैसे ग्लो कर सकती है, आपके स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, आपके स्किन के अकॉर्डिंग मार्केट में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आज सब कुछ इस स्किन हेल्थ पॉडकास्ट में बहुत ही डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं. एंड फॉर दिस आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा. शी इज़ छत्तीसगढ़ टॉप leading dermatologist, and talking about her experience, she has more than 15 plus years of experience in dermatology. She is an MBBS undergrad, she is MD gold medalist in dermatology, and as usual THS brings something new, something special and something different through a one-on-one podcast in this YouTube channel. And without any further delay, let's welcome Dr. Ujjwala Verma ma'am on THS. तो ऑब्वियसली आज हम लोग स्किन हेल्थ के बारे में बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट लाइक स्किन हेल्थ. तो हर कोई आजकल खूबसूरत दिखना चाह रहा है. मैंने आपकी ये लाइन आपके ही वीडियो से, आपके ही रील से कॉपी करी है. सो आई थॉट आई शुड स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन सच अ वे दैट लाइक ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए और मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ बहुत अच्छे से. तो हम लोग इस पॉडकास्ट में स्किन केयर के बेसिक से स्टार्ट करते हैं. So what are the basics of skincare which we have to follow? तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि स्किन जो है वो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है और आपके डिफेंस मैकेनिज्म का पहला वॉरियर है, क्योंकि ये स्किन ही है जो आपको बाहर के एलर्जन से बचा रहा है. तो मोस्ट ऑफ द एलर्जन जितने भी हैं, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर, पोल्यूशन, ये आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. बट क्या हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए? सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं. हम रिलाई करते हैं बाहरी चीजों पे, कि हमने थोड़ा डेटॉल लगाया, हमने थोड़ा सैवलॉन लगाया, हमने लाइफ बॉय लगाया और हमको लगा हमने सब कुछ बचा लिया. बट स्किन इज नॉट ओनली कि वो छोटी मोटी चीजों से प्रोटेक्ट होता है, उसका एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है. आपकी स्किन पे एक नेचुरल बैक्टीरिया ग्रो करता है जो कि आपको बाहर के किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया से बचाता है. यहाँ पे हम स्किन के सिर्फ फेस पे नहीं बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट होल ऑफ द बॉडी. एंड होल ऑफ द बॉडी इंक्लूड हेयर, नेल ऑल्सो, है ना, सारा स्किन का ही एक एक्सटेंशन होता है. तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हमारे जो गुड बैक्टीरियाज यानी कमेंसल्स होते हैं वो हमको डिफेंड करते हैं बाहर के किसी भी वायरस से, किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया से. बट कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होके बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक सोप्स, क्रीम्स, लोशंस करते हैं और हम अपने गुड बैक्टीरिया यानी हमारी खुद की पुलिस को एक्चुअली तोप से उड़ा देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो जो साबुन है वो हमको बाहर के इन्फेक्शन से और एलर्जी से बचा ले. बट हमारी स्किन को बचाने का बहुत ही नेचुरल मैकेनिज्म है. हमको अपनी अच्छी डाइट रखनी है. क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल के डिफेंस सिस्टम है उसमें फॉस्फोलिपिड का एक बहुत अच्छा रोल होता है. दो सेल आपस में जुड़े रहेंगे, वो अंदर कुछ भी नहीं जाने देंगे. वो एडहेशन आपके फॉस्फोलिपिड लेवल से आएगा, एक अच्छा
फैट लेवल होना चाहिए आपकी स्किन का, तो आपको डाइट में ओमेगा 3 ओमेगा 6 डाइट रखनी चाहिए। मतलब आप बादाम अखरोट खाओ, आप थोड़े अंकुरित अनाज खाओ ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे, आप कुछ मॉइस्चराइजर लगाओ। बहुत हेवी, बहुत महंगी लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल मॉइस्चराइजिंग लोशन विल ऑल्सो हेल्प। आपको पता होना चाहिए कि घी सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, जो कि आप फेस पे भी लगा सकते हो और डार्क सर्कल भी हटाता है। तो इसी टाइप से घरेलू नुस्खों से भी आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखो। आपकी स्किन जितनी ड्राई होगी, आपको उतनी ज्यादा एक्जिमा, एलर्जीज, हर तरह की परेशानी होगी। लेकिन आपकी स्किन अगर मॉइस्चराइज्ड है, सॉफ्ट है, सपल है, आपको स्किन के इश्यूज नहीं होंगे। I'm talking about like basic skincare products. Those are like moisturizers हो गए या फिर हाँ, सनस्क्रीन हो गए जो हर कोई यूज़ करता है अपने डेली लाइफ में एंड हर किसी को करना भी चाहिए. बिल्कुल। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड लाइक वी नो दैट यूवी रेज जो होते हैं अफेक्ट करते हैं हमको स्किन हमारे स्किन को. सो फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन आवर बॉडी एंड ऑल. So why sunscreen is important? सो मैं ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर दूंगी, बट एक स्किन केयर रूटीन का भी बता देती हूँ। यूजुअली बहुत फेमस है CTM, बट कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट आपको CTM नहीं बोलता, क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर नहीं बोलता, वो हमेशा बोलता है क्लिंजर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। इट इज ऑलवेज CMS फॉर एवरीवन, इसमें कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा। टोनर केवल उन्हीं लोगों को जरूरत है जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, हर वक्त चिपचिप रहती है और पोर्स खुले दिखते हैं। बाकी ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन वालों को तो टोनर टच भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ मॉइस्चराइज करो, हल्के मॉइस्चराइजर। नाउ कमिंग टू सनस्क्रीन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज देखो, सनस्क्रीन का नाम बहुत पुराना है, इसलिए वो सन के साथ अभी भी अटैच्ड है। बिकॉज सन हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेजर सोर्स है, इसलिए वो सनस्क्रीन कहलाता है। आजकल के नए वाले सनस्क्रीन फोटो प्रोटेक्शन, फोटो बैन, इस टाइप से कुछ कुछ नाम के साथ आते हैं, लेकिन वो आपके फोटो यानी लाइट से बचाते हैं। अभी हुआ क्या है कि हमारा जो सनस्क्रीन लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक सन एक्सपोजर के डैमेज से बचाता है। वी एज अ इंडियन, हम गेहुए कलर में पैदा होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, बाकी सांवले होते हैं। हमको शौक चढ़ता है कि हमको तो काले नहीं होना है, लाइक हम अपने कॉम्प्लेक्शन में रहे, थोड़े से बेहतर दिखे, तो हम टैन नहीं होना चाहते। अदरवाइज टैनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको अंदर कैंसर से बचा रहा होता है। बट हमको अपना कॉम्प्लेक्शन अगर अच्छा रखना ही है, तो हमको सन प्रोटेक्शन रखना चाहिए। क्योंकि हम खेतों में काम नहीं कर रहे, इसलिए हमको कैंसर तो नहीं होगा सन एक्सपोजर से। तो कैंसर प्रिवेंशन तो एक अलग ही चीज है। बट हम बेसिकली पिगमेंटेशन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। बात आती है कि क्या हमको सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए, कितना जरूरी है? बिकॉज हम तो ऑफिस में काम कर रहे हैं AC ऑन करके। बट आज के दिन में हमारा लार्जेस्ट सोर्स सन होगा, बट हमारा मैक्सिमल एक्सपोजर जो है ना, ये आर्टिफिशियल लाइट से है। अभी जो ये स्क्रीन में आ रही है, जो फोन की स्क्रीन में है, हमारा टैबलेट इतना बड़ा है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन इतना बड़ा है, हमारी टीवी इतनी बड़ी है, एवरी टाइम वी आर एक्सपोज टू लाइट्स। हम सुबह 6 बजे लाइट ऑन करते हैं, रात के 12 बजे तक लाइट ऑन रखते हैं। सूरज तो फिर भी निकलता है, डूब जाता है। तो हमारा जो क्रॉनिक फोटो एक्सपोजर है ना, वो बढ़ गया है, और हमारी चाहते बढ़ गई हैं कि हमको टैन नहीं होना। सो वी इफ वी डोंट वांट टू हैव टैनिंग, या फिर हमारे स्किन कंसर्न्स ऐसे हैं जैसे कि मिलाज्मा है, डिस्क्रोमिया है, सोलर लेंटिजो या लेंटिगो यानी फ्रेकल्स है, तो हमको फोटो प्रोटेक्शन चाहिए। या हमको फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर है कि हम रोशनी में जाएंगे तो हमारे डिजीजेस इंटरनल जो होती है वो बढ़ जा रही हैं, जैसे एलई में होता है, SLEs में होता है, DLEs में होगा, या फिर फोटो डर्माटाइटिस या फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस होते हैं, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस लाइक, वो सन एक्सपोजर में बढ़ जाएंगे, तो हमको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। इसीलिए सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लगाएं। अब कंसर्न अगर हमारा स्किन फेस का लाइट रखना है, तो हम फेस पे लगा लें, और विटामिन डी हाथ पांव से ले लें। बट अगर हमको हाथ भी गोरा रखना है, तो फिर हाथ पे भी लगाना पड़ेगा। Like you have 15 plus years of experience in dermatology. So have you seen someone with good skin health but he is not using any cosmetic products or sunscreen, moisturizer, face wash? लाइक So is it ये हो सकता है उसके genetics हों या फिर वो like what is the reason behind this? आई हैव सीन पीपल जिनकी स्किन ना बहुत अच्छी होती है बिना सनस्क्रीन लगाए, अप टू 25 years ऑफ एज। 25. बिकॉज तब तक ना आपको भगवान जी ने इतना अच्छा पैकेजिंग करके भेजा है ना, कि 25 साल तक आपको कुछ नहीं अंतर पड़ रहा है। कुछ मतलब आपकी स्किन अच्छी रहेगी।
25 के बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना शुरू होगा। सोलर डिजेनरेशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, कोलाजन भी लूज होते जाते हैं, डिस्क्रोमियाज होती हैं, दिखना 35 के बाद शुरू होता है। हाँ, लेकिन लड़कों में मैंने देखा है, बॉयज में अप टू 50s 60s भी, अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो ना, स्किन बहुत अच्छी रहती है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आप सन में घूम रहे हो इसलिए स्किन अच्छी है, नहीं, उनके टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो सुपर हाई है, और तेल का एक लेयर आपकी स्किन पे एज अ रिफ्लेक्शन काम करता है, जो सनलाइट को या किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, स्किन के भीतर नहीं जाने देता। बट लड़कियों को तो चेहरा ऑयली चिपचिप चाहिए ही नहीं, वो तो फेयर एंड लवली लगा के मैट करेंगी, नहीं तो व्हाइट टोन पाउडर लगा के मैट करेंगी, तो अब तो जो भी लाइट है वो अंदर ही जाएगी। आपने कभी ऑयल लगा के चिपचिप रखा ही नहीं चेहरा ना। So, like oily skin is good for men or not? हाँ, Obviously, yes. एक्चुअली दे आर ब्लेस्ड, Okay, they are blessed दे आर with this. ब्लेस्ड, उनकी एजिंग बहुत स्लो चलती है, बिकॉज देखो, नेचुरल ऑयल जितना ज्यादा रहेगा ना, स्किन उतनी अच्छी रहेगी। तो हमेशा मॉइस्चराइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तेल का एक लेयर स्किन के ऊपर आपके इंटरनल वाटर कंटेंट को, यानी ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जो हम कहते हैं, कि स्किन जो ड्राई होती है वो ऑयल उसको बचा लेता है, नहीं होने देता। स्किन सॉफ्ट एंड सप्पल है, जितनी हाइड्रेटेड रहेगी स्किन, जितना रिफ्लेक्टिव पावर रहेगा। अपने याद होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। हाँ. तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में ही सब खत्म हो जाता है, अंदर कम जाता है, तो डैमेजेस कम होते हैं। Okay. So, ma'am, you are a dermatologist, and I want to know कि like a patient, I'm going for a dermatologist. मैं किसी के पास जा रहा हूँ. So, how can I differentiate with this term? Like, who is a good dermatologist and who is a great dermatologist? Because everyone is looking for good, best for themselves. So difference between good dermatologist and great dermatologist is, a good dermatologist will prescribe you good medicines. They'll treat you the skin issues and they'll treat the condition. A great dermatologist will go beyond your skin, will rule out how your diet is going on, how is your emotions going on, how is your sleep is going on. And the great dermatologist will try to heal those also, try to correct those conditions also. If you're not emotionally well, if you're not feeling well, if you're feeling very low, or if you're feeling very anxious, your skin is not going to have a good skin. A great dermatologist will deal those conditions and deal you as a whole person with your emotional background also. So a great dermatologist will not only treat your skin, it will treat you as a well-being, like emotional healing भी वो देगा. Okay, great. Ma'am, like we can see you, you are looking quite pretty today. And as a dermatologist, how is it helping you, like to maintain your skin health? Like looking And what are the pretty is basic? like थोड़ा सा तो मेकअप वेकअप भी है, ऐसा नहीं है, सिर्फ स्किन नहीं है. Makeup will also give you like enhanced beauty. And I must say कि as a human you will not look good every day. Some of the days you will be like ब्राइटनिंग लाइक बहुत अच्छे लग रहे हो सकते हो, नेक्स्ट डे हो सकता है बहुत खराब लग रहे हो सकते हो, बिकॉज आपका इमोशन, आपका डाइट, आपका स्लीप के थॉट्स रिफ्लेक्ट करते हैं. सो स्किन इज अ मिरर. मेरे पेशेंट जब भी मेरे पास आते हैं, मुझे पता होता है अंदर क्या चल रहा है. स्किन तो दिख ही रही है, बट उनके अंदर क्या चल रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम करेक्टली लाइक, मैं पता कर पाती हूँ कि वो शायद डिस्टर्ब्ड है, तभी वो स्किन ठीक नहीं जा रही. बिकॉज स्किन इज नॉट कि अब बाहर का कोई पर्दा नहीं है कि वो गंदा हो गया आप धो दोगे. इट्स ऑल कनेक्टेड ना, इमोशन से कनेक्टेड होता है. तो हम जब भी खराब फील करते हैं ना, हमारा स्किन डल दिखता ही दिखता है. तो जिस दिन मैं भी खराब दिखूं फील करूंगी, मैं भी अच्छी नहीं दिखती. सो इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. यू कांट लुक एवरी डे गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फिक्स नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है कि आपने एक बारी बना ली तो वो वैसी है, उसको मेंटेन करनी पड़ेगी. लाइक यू हैव टू पॉलिश इट एवरी डे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूट्रिशनल पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. I want to ask you, like, how does your diet play a vital role in maintaining your skin health?
स्पेसिफिकली मैं चाहूँगा कि आप शुगर के बारे में बताएं कि शुगर का इंटेक कितना करने से हमारे स्किन पे कितना अफेक्ट पड़ता है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क हो गए, घी हो गया या फिर दही हो गए, इसका कितना इंटेक बॉडी में यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, एंड इससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। शुगर का तो डिसएडवांटेज है, हाँ। बट यू शुड नो कि आपका दिमाग ग्लूकोज पे ही चलता है। Yeah. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब बंद कर लोगे। जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, मॉडरेट अमाउंट में शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट लेते रहिए। बहुत मीठी चीजें मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर बढ़ते जाएगा ना, यू विल हैव अ मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन, जहाँ पे स्किन ब्लैक होती चली जाएगी। आपके गर्दन पे वेलवेटी ब्लैक पिगमेंटेशन, अंडर आर्म्स में, जेनाइटल्स में हो ही जाएंगे। तो वो शुगर के कारण होगा। शुगर बहुत हाई होगा, खासकर डायबिटिक्स में हीलिंग खराब हो जाती है। और ऐसा नहीं कि स्किन की, आपके आई साइट खराब हो जाएगी, लिवर, किडनी सब खराब होने लगता है। तो शुगर का एक कंट्रोल लेवल होना चाहिए। और शुगर इसलिए अब ज्यादा खराब है क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम बैठ के काम करते हैं, हम वी आर नॉट लेबरर्स, हम मजदूरी नहीं कर रहे होते, इसलिए हम चलते कम है, हम मेहनत कम करते हैं, हम अपने मसल को कम यूज करते हैं। तो हमको ब्रेन वर्क करना है, बट ब्रेन कितना ही शुगर यूज करेगा, थोड़ा बहुत। मसल ज्यादा करेगा, बट मसल का काम नहीं करते। सो इसीलिए शुगर हमको ज्यादा हार्म करना शुरू करता है, क्योंकि हमने जितना खाया उतना यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया। सो इट गेट्स डिपॉजिटेड समवेयर, सम काइंड ऑफ पिगमेंटेशन दिखाना शुरू करेगा। बट शुगर नहीं दिखाता, शुगर की वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आता है। Okay, like for a sports person, consumption of sugar level is good or bad? क्योंकि और उनका स्पोर्ट्स तो पर्सन they'll be like, उनका नॉर्मल रहेगा और वो प्रोटीन ज्यादा लेंगे, क्योंकि उनको मसल मास पे काम करना है। If we are talking about sugar, we are not talking about चीनी, we're talking about everything which is मीठा। बट कॉम्प्लेक्स शुगर इज गुड, बिकॉज बॉडी उसको जल्दी से पूरा नहीं लेती, टाइम लेती है डाइजेस्ट करने में। और आप शुगर अवॉइड करना चाहोगे भी तो नहीं कर सकते हो, अगर कार्बोहाइड्रेट से उसको रिलेट कर रहे हो, बिकॉज हर जगह कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। एवरी सेल वॉल हैज अ कार्बोहाइड्रेट। आप सब्जी भी खाओगे तो थोड़ा मिलेगा, बट दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो कि फाइबर्स होते हैं ना, हाई फाइबर, वो सेल वॉल होता है, सेलुलोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। बट वो डायरेक्ट आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज नहीं दे रहा होता बॉडी में। उसका और बहुत सारा अच्छा काम होता है जो बैलेंस कर चुका होता है। बट ये डायरेक्ट चीनी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज, मैदे की चीजें, रिफाइंड शुगर्स, ये गड़बड़ है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने होते, कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। हम कितना बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं ना, लाइक कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं उससे, उस हिसाब से हमको खाना भी होता है, तो कंट्रोल करना होता है। और प्रोटीन इज ऑलवेज गुड, बट सिर्फ प्रोटीन से भी काम नहीं चलेगा। exactly. And what about the dairy products like milk, curd, and ghee? अनलेस यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, कि आपको दूध नहीं पचता, मतलब लैक्टोज नहीं पचा सकते हो, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड। घी तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। आपका विटामिन डी, अभी इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी है दो कारण से। एक तो धूप में नहीं जाते, दूसरा घी नहीं खाते। तो आप जिस दिन घी खाना शुरू करोगे, ओमेगा 3, ओमेगा 9 आपका रिच हो जाएगा, आपका विटामिन डी अच्छा रहेगा, आपका पीसीओडी, पीसीओएस भी, जो गोनाडल फंक्शंस है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी थोड़ा रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है, क्योंकि ये जितने भी गोनाडल हॉर्मोन्स हैं, ये एक्चुअली स्टेरॉइडल हार्मोन है। मतलब ये इनडायरेक्टली आपका विटामिन डी सब जगह काम कर रहा है। दूसरे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 स्किन का बैरियर फंक्शन अच्छा करता है। देन कम्स टू कर्ड। कर्ड आपने पूछा था, कर्ड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वाई? देखो, हमारा जितना जरूरी ना स्किन है ना, उतना ज्यादा जरूरी गट है। हमारे गट में जितने माइक्रोबायोम्स हैं, मतलब गट फ्लोरा, गुड बैक्टीरिया, ये आपका नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। आधे से ज्यादा गट की मेमोरी होती है, सब कुछ इधर ही से होता है, इंट्यूशंस इधर ही फील होते हैं, बटरफ्लाईज हमको इधर ही फील होगा। और गट हेल्थ बहुत जरूरी है, मतलब इम्यूनिटी के लिए भी। Sorry for the interruption, but I'd like to ask you, what is this gut health? गट हेल्थ का मतलब है कि यू आर कोलोनाइज्ड बाय गुड बैक्टीरिया, नॉट बाय बैड बैक्टीरिया। एंड आपके बॉडी का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, बॉडी का मोशन, मतलब फूड का मोशन अच्छा हो रहा है, लाइक यू आर पूपिंग एवरी डे, यू आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड,
यू आर नॉट हैविंग लूज मोशंस, आप जो खा रहे हो पचा रहे हो ऑब्जॉर्ब कर रहे हो एंड देन डिफिकेट भी कर रहे हो, तो ये गट हेल्थ होता है, एक नॉर्मल चल रहा होता है। इसमें गुड बैक्टीरिया का कंपोनेंट बहुत होता है, जो डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये एक लेयर बनाते हैं, आपके नेचुरल कुछ बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ये बना सकते हैं। अब जितने भी लैक्टोबैसिलाई जो कि कर्ड में मिलता है, दैट हेल्प्स, ठीक है ना। तो दही एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि आपका गुड बैक्टीरिया मेंटेन कर देगा, और इजी सोर्स है बिकॉज हम घर में दही जमाते ही हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जैसे इडली, ढोकला, डोसा, भटूरे, ठीक है, अचार, पिकल्ड ऑलिव्स, अल्पिनोज, ये जो सिरका में डाल के पिकलिंग करते हैं ना, ये एक्चुअली फर्मेंटेशन बढ़ाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में बासी भात जो खाते हैं, बोरे बासी, दैट इज द बेस्ट थिंग कि हमने रात का चावल अगले दिन रखा और मिलाया और खाया। ये हमारे गुड बैक्टीरिया को मेंटेन कर रहा होता है और पेट को ठंडा रखता है। ठंडा या गर्म इज लाइक कोरिलेशन टर्म, बिकॉज ये आयुर्वेद में ज्यादा यूज करते हैं, एलोपैथ में हम लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसा। फिर भी वी कैन रिलेट कि हमारा पेट गर्म है तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ठंडा रखना इज मीन्स डाइजेशन अच्छा रखना है, दैट इज प्रोबायोटिक रिलेटेड, एंड दैट कैन बी अचीव विद दही, बट नॉट विद लस्सी एंड ऑल। मतलब दही शुड बी लाइक प्योर दही। वो चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया तो बैक्टीरिया तो गया, बिल्कुल घर की बनी हुई। नहीं चीनी डाला ना तो मर हाँ, गया, नमक ओके डाला तो मर गया। हाँ, ओके, सिंपल दही। सिंपल दही है, एटलीस्ट एक चम्मच खा लो बिना दही और सॉरी बिना चीनी और नमक के, ओके। अंदर जाके वो जिंदा तो रहना चाहिए ना। अच्छा, हमारा हाउ गट डू हेल्थ कैसे खराब होता है, हाँ बीच बीच में ना कुछ कुछ नहीं हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, पेट दर्द हुआ, एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अब एंटीबायोटिक को थोड़ी पता है कि गट वाले बैक्टीरिया को नहीं मारना है, वो सबको मारेगा। एग्जैक्टली। तो हम इस और फिर उसके साथ क्या खाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, बट हमको क्या खाना चाहिए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। ओके। हाउ डज हाइड्रेशन इम्पैक्ट स्किन हेल्थ एंड लाइक ज़्यादा पानी पीने से क्या हमारी स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, इससे हमारे जो पिंपल्स होंगे या फिर एक्न्स होंगे ये कम आएंगे? इज दिस ट्रू? नहीं, स्किन हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नो। हाँ। हम स्किन हाइड्रेशन दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हम ऊपर से पानी का उड़ना कम कर सकते हैं तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। हमको अपना बाथ 10 मिनट से कम रखना है, गर्म पानी से नहीं नहाना, बिकॉज ये हमारा नेचुरल ऑयल खत्म करता है, तो हमारा वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम स्किन बढ़ जाता है, तो हम हाइड्रेशन वैसे मेंटेन करते हैं। मॉइस्चराइजर बाथ के विद इन 3 मिनट्स लगा लेना है ताकि मॉइस्चर उड़े नहीं। तो ये टॉपिकली जो हम कर रहे हैं, डाइट पे हम ऐसी चीजें लेंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा हो। पानी पीना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टोटल लिक्विड कंटेंट कितना है। बहुत बारी मेरे पास लोग आते हैं जो 12 लीटर पानी पी रहे होते हैं। भैया आपकी स्किन तो क्या ही रहेगी, आपका किडनी तो जरूर चला जाएगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको बहुत अति में पसीना नहीं आ रहा है ना, तो आपको इतना पानी नहीं चाहिए। आपको 2 से 2.5 लीटर, अगर आप हल्की जिमिंग करते हैं, 2-2.5 लीटर पानी विंटर्स में, 2.5 से 3.5 लीटर पानी गर्मियों में, अगर बहुत पसीना आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है तो 4.5 से 5 लीटर। बट आपका दाल, आपके ग्रेवीज, आपका जूस, आपका चाय, आपका कॉफी, आपका जूस, शरबत, जो भी आप पी रहे हो, तरबूज खा रहे हो, आप संतरे खा रहे हो, ये सब पानी मिला के पानी होता है। ठीक है, हमने जो भी खाया है इज वाटर। सो हम ओवर वाटरिंग करेंगे ना तो लिटरली वाटर ज्यादा बॉडी में होगा, वो हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन, सोडियम का थोड़ा सा कम कर देता है, तो एक्चुअली स्किन हाइड्रेटेड लग के भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है। सो पानी ज्यादा पीना भी नहीं अच्छा होता है, उतना ही जितना शरीर को जरूरी है ना। सो अगर आप किडनी स्पेशलिस्ट से बात करेंगे ना, या जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, कहेंगे कि ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी पे बहुत लोड पड़ेगा। Okay, now I would like to talk about like adult acne. So, what is the difference between this adult acne and teenager acne? क्योंकि like मैंने सुना था कि जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके स्किन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एंड बाय द टाइम धीरे धीरे उनके स्किन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, थोड़ा सा रिजिड हो जाता है स्किन, क्योंकि हमने बेबीज़ के स्किन देखे हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. सो like what are the differences between this teenager acne and adult acne?
टीनेजर एक्ने जो यूजुअली होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ हॉर्मोन्स। हमारे जैसे जैसे सेक्स हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, मतलब गुनाडल हॉर्मोन्स, मेल के जैसे टेस्टोस्टेरोन या फीमेल के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनका इन्फ्लुएंस जैसे आता है ना, ये हमारे सिबेशियस ग्लैंड पे एक्टिव होते हैं और सीबम सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। तो टीनेजर एक्ने हार्मोनल एक्ने होता है और हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होता है। और देखो, दो तीन चीजें और भी फैक्टर होती हैं, सिर्फ हार्मोन नहीं एक फैक्टर होता है। एक तो टीनेज के लिए सब कुछ चेंज हो रहा होता है, उसी वक्त उनके बोर्ड्स होंगे, उसी वक्त उनका 12th होगा, उसी वक्त उनको कंपटीशन में जाना है, उसी वक्त उनके असाइनमेंट्स आएंगे। ये 13 साल से, पहले हम लोग 21 साल बोलते थे, आजकल देखते हैं 25-26 साल तक एक कंटिन्यूटी में रहता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस जब भी बढ़ेगा ना, सीरम कोर्टिसोल बढ़ेगा, सीबम एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो हार्मोनल एक्ने ना कुछ समय नहीं रह के एक लंबा टाइम लेता है, तो वो 24 तक भी खिंचता है कभी कभी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो डाइट है ना, वो टोटली डिफरेंट है 20 साल पहले जो बच्चे खाते थे। अभी बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आप जितना शुगर बॉडी में दे रहे हो, जितना ट्रांस फैट दे रहे हो, बॉडी में सब गड़बड़ चल रहा है। हार्मोन भी सही नहीं चल रहे, तो आपका एक्ने बढ़ता जाएगा। दूसरे, अभी सारा, अभी तो बहुत मजेदार है ना, इन्फ्लुएंस बहुत हो जाते हैं, मतलब स्किन रिलेटेड। मतलब आप उनको डॉक्टर बोल दे ये दवाई लगाओ, वो नहीं लगाएंगे, बट इन्फ्लुएंसर बोल दे ये लगा लो, तो पक्का लगा लेंगे। तो उनको अपनी स्किन नहीं पता, तो वो बहुत कुछ करते हैं, तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के कारण भी ब्रेकआउट्स होते हैं। अच्छा, बहुत बारी क्या होता है कि यू विल बी वॉशिंग ऑफ योर फेस टू ऑफन, दैट विल आल्सो एग्रवेट एक्ने। जितना चेहरा धोगे उतना पिंपल बढ़ेगा, ये उल्टा है। तो ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट सिखाएंगे ना, बट दूसरे नहीं सिखा सकते। तो ये एक हो गया। एडल्ट ऑनसेट एक्ने जो होता है ना, यूजुअली 35 के बाद फीमेल्स में देखा जाता था, जहाँ पे फीमेल में ज्यादा देखा गया है। और हम लोग 30s 40s के बाद अगर ऑनसेट हुआ है, उसको एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं। और वो भी बिकॉज ऑफ द हार्मोन हो सकता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स हो सकता है, डाइटरी चेंजेस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और एडल्ट एक्ने थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लेता है ट्रीट होने में। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात किया, तो हाउ डू दिस लाइक हार्मोनल चेंजेस पर्टिकुलरली अफेक्ट इन वुमेन स्किन हेल्थ? लाइक विमेन तो हैव अ पूरा रोलर कोस्टर ऑफ हार्मोन। उनके तो डेली का कुछ होता नहीं है, दे विल बी गोइंग थ्रू 28 डेज साइकिल। जिसका 28 है, वो हर दिन एक नया हार्मोन नए लेवल पे हो रहा है। लाइक एवरी डे दे हैव अ फेज, अलग अलग लेवल पे काम होते हैं। जहाँ पे एस्ट्रोजन ट्रिप हुआ, कभी कुछ बढ़ा कभी कुछ बढ़ा, तो शील बी हैविंग एवरीथिंग चेंजिंग। तो यूजुअली उनके ओव्यूलेशन से पहले दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड स्किन, और पीरियड से जस्ट पहले उनको पिंपल आना ही है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। मेल में दिन का साइकिल होता है, सुबह से शाम तक में जो चेंज हुआ अगले दिन फिर से वैसे ही होता है। तो उनके कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते, बट क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सीबम एक्टिविटी बढ़ा के रखता है, तभी उनके स्किन ऑयली रहती है। जो हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी स्किन होती है, टैन नहीं करते, बट उनको पिंपल बहुत गंदे वाले आते हैं कभी कभी। हाँ, मेल को सीबम एक्टिविटी ज्यादा रहेगी ना टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से भी, और ऑयली स्किन रहती है। और दूसरे, स्किन केयर तो उनको फॉलो करना नहीं होता है। सुबह चेहरा धोते हैं, चले गए, शाम में आए तो चेहरा धोए, आई डोंट नो धोए या नहीं धोए, बट सो गए, है ना। और बाहर रहे तो फिर बाहर का खाए, सनस्क्रीन नहीं लगाया, मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो स्किन केयर नहीं अच्छा होता। बाल धोया नहीं धोया, बहुत सारी चीजें, जिमिंग कर रहे हैं बट बाल नहीं धो रहे। बाल जितने गंदे रहेंगे, सीबम एक्टिविटी स्कैल्प की बढ़ेगी, तो फेस की भी बढ़ जाएगी। देन कोलोनाइजेशन होगा। देन यू शुड नो कि एक्ने दो तरीके के होते हैं। एक तो बैक्टीरियल, जो प्रोपियोनिबैक्टरम एक्ने से होता है। एक होता है फंगल, जो पिट्रोस्पोरम ओवेल की वजह से होता है, डैंड्रफ की वजह से। और एक और होता है डेमोडेक्स फॉलिकुलाइटिस होता है, जो भी एक्ने की तरह प्रेजेंट करता है, बट वो माइट्स से होता है। ओके, बट सब दिखता है एक जैसा है, ओके, इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, तीनों अलग अलग होते हैं। that's the role of dermatologist. Okay, a great dermatologist. Okay, I would like to ask you like how do these factors like sleep, lifestyle and आपने बताया कि स्ट्रेस लेने से आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपकी स्किन हेल्थ भी उससे अफेक्ट होती है। सो हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट योर स्किन हेल्थ? हमको जानना चाहिए कि हमारी बॉडी दिन भर काम करती है ना, तो हमारी बॉडी हील कब करती है? जब हम सोते हैं।
एंड जब हम टाइम से सोते हैं, ये नहीं कि हम 3 बजे सो गए, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, हमने 8 घंटे की नींद ले ली। मैं पूछ रही हूँ 8 घंटे सोते हो? हाँ सोता हूँ। 2 घंटे नहीं, सुबह में, 2 घंटे शाम में, 2 घंटे हाँ वैसा कुछ नहीं। हाँ, साउंड स्लीप टाइमली 10 हाँ, बजे तक सो जाओ। हाँ, एंड जितने बजे भी उठ रहे हो, 5 बजे 6 बजे, वो साउंड स्लीप हीलिंग टाइम है। बिकॉज आपका खुद का एक बायोलॉजिकल रिदम होता है, कैलेंडर होता है, जो सर्कैडियन रिदम होता है, जो कि पर डे का होता है, और ऐसे ही मंथ का भी एक चलता है, जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो भी हार्मोन चेंज होते हैं। तो सबका होता है, बट पर डे हील करने के लिए जरूरी है कि एक स्लीप हो। हम क्यों बोलते हैं ब्यूटी स्लीप? हाँ, लड़कियों में हमेशा फेमस है ब्यूटी स्लीप। कल कुछ मेजर फंक्शन है, आज रात में अच्छे से सो ताकि स्किन अच्छी रहे, क्योंकि वो हीलिंग फेज है। तो सिमिलरली ना, हम जब नहीं सो रहे हैं तो हमारा सीरम कॉर्टिसोल हाई है, इसलिए नहीं सो रहे हैं, और नहीं सो रहे हैं तो भी सीरम कॉर्टिसोल हाई है। तो वो इनडायरेक्टली आपके सारे साइकिल को खराब कर रहा है। और सीरम कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ेगा, वो बहुत कुछ बॉडी में चेंज कर रहा होगा, तो आपके डार्क सर्कल आएंगे, आपके एक्ने आएंगे, हेयर फॉल होगा, आपका फेस पफी होगा, आपका टमी ब्लोट करेगा, बहुत कुछ होने लगता है। तो और अच्छा, कभी-कभी आप दिमाग शांत भी नहीं कर पाओगे, कॉर्टिसोल हाई होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 कम है, तो भी आप ना थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाते। Okay, so what are the rules of this vitamins and minerals in your skin health? लाइक देखो, विटामिन मिनरल जो है ना, बेसिक इंग्रेडिएंट है। आपके सेल लेवल पे कोई भी पाथवे अगर चल रहा है, मतलब अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर लेना है ना, तो कैल्शियम गेटेड चैनल होता है। और कैल्शियम रहेगा तो वो चैनल खुलेगा, तो सेल के अंदर वो न्यूट्रिशन जाएगा, मतलब कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम विटामिन डी के प्रेजेंस में काम करेगा, और विटामिन डी को मैग्नीशियम का दोस्ती चाहिए। ये इतने इंटर रिलेटेड होते हैं ना इनका साइकिल्स, मतलब वो हर एक पाथवे इतना इंटर रिलेटेड है ना, कि न्यूट्रिशन कहीं पे भी वीक हुआ तो वो आपका वो पाथवे हैम्पर करेगा। आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा उसका एंड रिजल्ट, जो 5 साल 10 साल चल गया, अब आपकी स्किन खराब हो रही है, या आपका लिवर खराब हो रहा है, या किडनी खराब हो रही है। ये सब बहुत सारी चीजों से होता है। या अगर हम डाइट ले रहे हैं, मान लो हम खाना अच्छा खा रहे हैं बट अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि गट हेल्थ अच्छा नहीं है। हम खा रहे हैं बट मोशन नहीं हो रहा, हम मूव नहीं कर रहे तो मोशन नहीं हो रहा है, या जिस भी कारण से नहीं हो रहा है, या हम डाइट गिन के खा रहे हैं, हाँ मैं कैल्शियम खा रहा हूँ, मैं मैग्नीशियम खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, बट बाकी चीज नहीं खा रहे, सेलेनियम कॉपर, ये सब कौन लेगा? अभी जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक हमारा सेल लेवल पे डिफेंस सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सेल लेवल का डिफेंस बढ़ा के रखता है। कैसे बढ़ाएगा? जिंक हाई रहेगा तो आपके एक्ने नहीं होते, जिट्स नहीं होते, जिट्स बोलते हैं इसको। जिंक हाई होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होते। तो जब हम मोलस्कम या वॉट पैपिलोमा ट्रीट कर रहे होते हैं, हम आपके बॉडी में ना, मतलब डोजेस में जिंक लेवल बढ़ा देते हैं, सो दैट आपका सरफेस इम्यूनिटी यानी स्किन का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपना बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन से इतना अच्छे से लड़ ले कि अब अंदर कुछ नहीं हो। बैरियर फंक्शन के लिए भी जिंक बहुत जरूरी है। जिंक की डेफिशिएंसी बहुत तरह के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम न्यूट्रिशनली अगर वीक होंगे ना, तो हमारा स्किन अच्छा नहीं काम करेगा। बिकॉज हम यहाँ स्किन काम बोल रहे हैं इसलिए स्किन, बट इट्स नॉट स्किन, इट्स लिवर किडनी एवरीथिंग। आई साइट विटामिन ए नहीं मिलेगा हमको, आंख से दिखेगा भी नहीं ढंग से। ओमेगा 3 नहीं मिलेगा, हमारी स्किन हमेशा हमारा आई हमेशा ड्राई फील करेगा, आंख से आंसू आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 की वजह से आंख से आंसू आती है। की कमी से। ओके। ओमेगा 3 इतना ज्यादा जरूरी है, जिनको बार बार छींक आती है, सांस फूलता है, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या एस्थमा है। देखो, स्किन जो है वो ही कनेक्टिंग, लंग में भी एपिथेलियम है, यहाँ से अंदर गए तो गट म्यूकोसा है, यहाँ से अंदर गए तो लंग म्यूकोसा है। एवरी लाइनिंग एपिथेलियम इज वन। बाहर वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, मतलब हार्ड है, जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये वाला गीला है। एंड देन सेम नोज का या लंग का या फेफड़े का, जो हम ब्रोंकाइस बोलते हैं। अब अगर आपका डिफेंस सिस्टम स्किन का खराब है ना, तो पक्का लंग और गट का भी खराब होगा, कम या ज्यादा। ओके। अटोपिसिटी एक
ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका बैरियर फंक्शन खराब होता है, तो आप एक पोल पे अस्थमा में प्रेजेंट करते हो, सीवियर अस्थमा, और एक पोल पे सीवियर एक्जिमा में प्रेजेंट करते हो, और उसके बीच में पूरा वैरायटी ऑफ डिजीज ट्रैवल करता है। तो हो सकता है कि किसी को पूछो स्किन इश्यूज एक्जिमा है, उसको पूछो आपके घर में किसी को अस्थमा या स्किन की प्रॉब्लम है, तो विल से हाँ है, या नहीं है तो पूछो कि क्या आपको बार बार छींक आती है या धूल मिट्टी में नाक पानी देता है, तो यू वुड डेफिनेटली से कि हाँ। एक्जिमा से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बैरियर फंक्शन ठीक करके, बैरियर फंक्शन, ओमेगा 3 ओमेगा ओमेगा 6 3, बढ़ाओ डाइट में, ओके, और मॉइस्चराइज करो। ओके। इवन आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 बढ़ाते हो, आपको बार बार सर्दी खांसी भी नहीं होती। So ठीक है। this question is one of the most Google question on internet for men. हम्म, So does masturbation can be a cause of acne and pimple for men? नहीं नहीं. नहीं Okay. because masturbation is a very natural process, Hmm. because if you're growing up, your body has some kind of demand, Hmm. so doing it will actually relieve it, and उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना बॉडी में, वो आपको एकदम माइंड रिलैक्स कर सकता है, दैट आल्सो हैज अ गुड इफेक्ट, बट ओवर डूइंग एनीथिंग विल एक्चुअली हैव, Hmm. अगर आपका सारा फोकस उधर है आप काम नहीं कर पाओगे। अब अगर आप गिल्ट में रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्या होता है, अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, हर कुछ छुपा छुपा के करते हैं, पेरेंट्स नहीं बताते बच्चों को, या जो भी है, Hmm. तो बॉडी सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से चाहिए ही, तो मास्टरबेशन इज अ वे ऑफ डूइंग द सेटिस्फैक्शन पार्ट, ठीक है ना, वो प्लेजर देता है, दैट प्लेजर एंडेड अप विद ऑक्सीटोसिन, Hmm. बट इफ यू आर डूइंग इन अ हेल्दी वे, बट एवरी डे एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ना, तो फिर आपको गिल्ट होगा, एंड दैट गिल्ट इज गोइंग टू इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन, एंड स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा ना, तो पिंपल आ जाएंगे। Okay. So sometimes it is not directly linked, but indirectly, because we are feeling ourselves as a culprit, as a guilty, as a, मतलब हम अपने आप को गलत सोच रहे होते हैं और हमेशा उस थॉट में रह जाते हैं। तो Okay. Like is there shift करता हूँ मैं थोड़ा. Is there any specific skincare routines for a adult acne person जो उसको avoid करनी चाहिए? हाँ, for people who, even for adult, even for like teenage, Yeah. keep your scalp clean. Hmm. इफ यू फील कि हफ्ते में एक दिन शैम्पू करके आपकी चेहरे की स्किन अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। यू हैव टू वॉश योर स्कैल्प एवरी ऑल्टरनेट डे, Hmm. इफ, बिकॉज वाई, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, जितने ज्यादा बड़े बाल होंगे उसमें उतना बड़ा सिबेशियस ग्लैंड होगा, टर्मिनल हेयर का सिबेशियस ग्लैंड बड़ा होता है, वेलस हेयर्स का डिफरेंट होता है, बट ये सारे कनेक्टेड है, सब बल्ब में, हेयर बल्ब में एक सिबेशियस ग्लैंड है जो सीबम सिक्रीट कर रहा है, उसका काम है आपके नेचुरल स्किन का बैरियर अच्छा रखना, कि बाहर से कुछ अंदर नहीं जाए और यहाँ अंदर से कुछ बाहर नहीं जाए, लाइक मॉइस्चर। बट अगर हम बहुत गंदा रख रहे हैं, तेल बहुत लगा रहे हैं और साफ नहीं कर रहे, तो ये एज अ रिएक्टिव क्या करेगा ना, यहाँ गड़बड़ करना शुरू करता है। तो सबसे पहला, स्कैल्प क्लीन रखिए, अगर डैंड्रफ है तो ऑल्टरनेटिव्स वॉश करिए, एंटी डैंड्रफ लोशंस लगाइए, शैम्पूज आते हैं वो कर सकते हैं, नहीं समझ में आता अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए, वो बताएंगे। क्लेंजिंग फॉर फेस, अगर हल्के एक्ने है तो आप नॉर्मल एएचए बीएचए वाले क्लेंजर यूज कर सकते हो। क्लेंजर 15 सेकंड से ज्यादा स्किन पे नहीं रहनी चाहिए, उससे कम में धो दो। 2 बार फेस वॉश बहुत ज्यादा होता है, इतना काफी है। बहुत गंदे हो गए, बीच में घूम घाम के आ गए हो, थर्ड टाइम कर लो, बट हल्का करो। ज्यादा बार चेहरा धोगे तो जितना आप नेचुरल ऑयल हटाओगे उतनी बॉडी ऑयल बनाएगी, क्यों? क्योंकि वो ड्राई फील कर रही है। तो जितना ऑयल बनाएगी आप फिर धोगे, फिर वो विशेष साइकिल में चला जाएगा, ऑयल ज्यादा बनेगा, जिस दिन पोर बंद हुआ उस दिन आपके पिंपल आएंगे। नाउ कमिंग टू पोर्स, यूजुअली लोग टोनर लगाना शुरू करते हैं एक्ने में। देखो, पोर जो है ना, आपके फिजियोलॉजिकल ऑयल डक्ट है, जो ओपनिंग है वो पोर्स की तरह दिखती है, नेचुरली होती है, होनी चाहिए। स्किन टाइट है तो वो छोटी दिखेगी, लूज है तो बड़ी दिखेगी, एज करते तो बड़ी दिखने लगती है। बट अगर हम टोनर लगा लगा के उसको टाइट रखेंगे, बंद करके रखेंगे, या पाउडर लगा के बंद करेंगे, या बहुत ग्रीजी रखेंगे, तो जो ऑयल बन रहा है ना, नेचुरली स्किन पे आके एक लेयर बनाना चाहिए, वो ब्लॉक हुआ, और जैसे ही ब्लॉक हुआ एक बम्प बनाया, अब उसको हम छू रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया गया,
हमको पता है ना हमारी स्किन पे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उसमें गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी है। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को रोक के रखता है, बट हम बहुत अग्रेसिव धो रहे हैं या पोर्स ऑक्लूड हो गए, इन्फेक्ट हो गए, अब वो इन्फ्लेम्ड एक्ने बनाएंगे, मतलब रेड रेड वाले पेप्यूल। उससे ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो पस्ट्यूल बनाएंगे, देन नोड्यूल, सिस्ट, और देन फिर सीवियर फॉर्म में देन फाल्सिपारम्स आते हैं, लाइक एक्ने फल सॉरी एक्ने फल्मिनेंस आते हैं, एकदम बहुत एंग्री लुकिंग एक्नेस। ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड मेल एंड फीमेल में सेम होती है, एंड कौन सी होती है ये ग्लैंड, लाइक जो ऑयल सिक्रीशन? सिबेशियस ग्लैंड। में होती है, बट मेल में क्योंकि टर्मिनल हेयर फेस पे ज्यादा होता है, यानी मोटे वाले बाल ज्यादा होते हैं, तो उनके टर्मिनल टाइप वाले सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा होते हैं, और फीमेल्स के वेलस हेयर होता है, यानी रोए होते हैं, तो उनके रोए टाइप वाले, बट सभी एक होते हैं, सिर्फ उनका थोड़ा सा एनाटॉमी चेंज होता है। Okay. And what are the key differences between the male acne and female acne in terms of causes and symptoms? Major, because female undergoes with the hormonal changes, तो उनका hormonal flaring होते रहता है। मेल के ऐसा hormonal flaring नहीं होती, उनका एक ही बार बढ़ेगा, और उसमें हम ऐसा नहीं, वो कभी हिस्ट्री नहीं देंगे कि कुछ हुआ तो बढ़ा। फीमेल ऑलवेज विल से कि पीरियड आने से एक दिन पहले पिंपल आ जाता है, एक मेरा नॉर्मली भी आ जाएगा, तो एक वो। दूसरे फीमेल क्योंकि अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा होती है, और ईस्ट्रोजन ही होता है जो स्किन का मॉइस्चराइजेशन मेंटेन करता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल पूरे महीने में हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो वो एक अलग चेंज देता है। मेल का कंटिन्यूअसली सेम ही चलता है, Okay, like तो आई वोंट से कि बहुत ज्यादा कुछ अंतर होता है, बट हाँ उनके स्किन केयर रूटीन में बहुत अंतर होता है। skincare routine. And in men, like how can we prevent like secretion of testosterone after 14 start होता है, so how, तो फिर ये जो acne है या फिर पिंपल है ये भी आने लग जाते हैं, so how it can be prevented? तो हॉर्मोन्स आर गुड भैया, बड़े तभी हो रहे हैं जब हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस दे रहा है बॉडी में, अदरवाइज हम बच्चे ही रह जाने वाले हैं। तो पहला तो हम टेस्टोस्टेरोन को टच भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, हमको जो करना है वो स्किन केयर रूटीन करना है, हाँ, क्लिनजिंग, स्कैल्प क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजेशन, बिकॉज आप स्किन को जितना हाइड्रेट करोगे, इंटरनल ग्लैंड को ज्यादा ऑयल नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए मॉइस्चराइजेशन इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी स्किन ऑयली है, इवन आपको एक्ने प्रोन स्किन है, मॉइस्चराइज करो। मॉइस्चराइजर कैसा यूज करना है, वैसा जो नॉन ऑयली हो, कैसा सेरामाइड वाला या ओट वाला एंटी इंफ्लेमेटरी, या फिर सबसे बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड। hyaluronic acid. Okay. तो ये हेल्प करेगा आपके स्किन के मॉइस्चराइजेशन को। स्किन मॉइस्चराइज्ड है, अब वो स्टिमुलाई नहीं दी अंदर कि ऑयल बनाओ भाई, मेरा ऑयल जा मतलब मेरा पानी जा रहा है बाहर, तो नॉर्मल मॉइस्चर मेंटेन हो गया, तो सीबेशियस ग्लैंड विल नॉट बी वेरी एक्टिव, एक्टिविटी वहां कंट्रोल हो जाती है। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, हमको सीबम एक्टिविटी कम ही करनी होती है, तो देयर आर टॉपिकल्स, देयर आर लाइक ओरल मेडिकेशन जहाँ चेंज करते हैं। हार्मोन का बहुत असर होता है फीमेल पे, तो एंटी एंड्रोजन बहुत सारी मेडिसिन देते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस को भी कम करने के लिए हम लोग। Okay. लाइक वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेकआउट्स को, पिंपल्स को? रूटीन इज सेम, बाकी having a good diet and a good cycle is all dependent upon, like having a good diet will actually regulate your cycle, but if you have a good mobility also, मतलब आप उछल कूद कर रहे हो, डांस कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका साइकिल अच्छा रहेगा। Okay. और आपका डाइट क्लीन होना चाहिए। क्लीन डाइट का मतलब है हम बहुत मैदे की चीजें नहीं खा रहे हैं, बहुत मीठी चीजें नहीं खा रहे हैं, हम बहुत ट्रांस फैट नहीं खा रहे हैं, बहुत चिप्स वेफर्स कुकीज नहीं खा रहे हैं, हम दाल चावल जो मम्मी डांट डांट के खिला रही है ना, बस वही खा रहे हैं, उससे हम ठीक रहेंगे। बाकी हम जितना तामझाम खाएंगे ना कुछ तो बॉडी पे असर पड़ेगा ही, और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। Okay. I want to ask you, have you noticed that this like tier 2 city people, tier 3 people city के जो होते हैं, उनके पिंपल्स कंपैरेटिवली जो टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के जो पीपल हैं उन्हें कम होते हैं? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? हाँ, ये एक कह सकते हैं कि टीयर 1 सिटी इज This all एडवांस, about तो pollution. वहाँ पोल्यूशन, वहाँ केएफसी मैकडी सब पहले खुल गया है। दे आर रिच पीपल, दे आर मोर एक्सपोज टू आउटडोर, मतलब वो उनकी डाइट चेंज हो गई है, तो वो
रिफाइंड डाइट लेते हैं। और फ्रेश वेजीज टीयर 1 सिटीज में नहीं मिलती बिकॉज वहाँ खेती नहीं हो रही है, पूरा शहर है। टीयर 2 सिटी में अगर सराउंडिंग गांव है या आपको ताजी सब्जियां मिल रही हैं, ताजा अनाज मिल रहा है, आप थोड़ा अच्छा खाना खा रहे हो। और टीयर 3 में तो खास के अब तो शायद आपके पास भी खेत होगा, है ना? लाइक यू माइट हैव दादी घर, नानी घर, जहाँ से चावल आ रहा है, दाल आ रहा है, तेल आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, आप प्योर खाना खा रहे हो। तो पैकेज्ड फूड नहीं खाओगे तो वही वाला बात है, आप जितना रिफाइंड या प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हो, आपकी स्किन अच्छी चलेगी। भगवान ने हमको जब बना के भेजा था धरती पे तो कहाँ ही ना भेजा था कोई पैकेज्ड फूड के साथ। आदम ईव ने भी तो सेब ही खाया था ना। So this is round one, ma'am, and we are going for the round two for this episode. So and the name of this round two is Skincare Myths Buster. Like we'll be talking about myths, and you need to answer this in just yes or no and one line reason. And okay, so can we start? Okay, does bad diet cause acne? Does Bad diet cause acne? Yeah. main Okay. culprit मेन कल्प्रिट पिंपल को पॉप कर दे, मिथ और रियलिटी? should not be popped by yourself. पॉप करने के लिए लाइक हमें किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है? Acne evacuation surgery is a total different domain when we actually evacuate a pimple, but in a right like method, so that it doesn't go inside. वरना क्या होगा, सारा पस आप अंदर पुश कर दोगे तो अब बड़ा सिस्ट बनेगा। तो आप बोलोगे हो सकता है कि डॉक्टर ने भी तो वही किया, फोड़ दिया, बट वी डोंट कॉल इट फोड़ना, वी कॉल इट इवैक्यूएशन। वी इवैक्यूएट बिकॉज पस को इवैक्यूएट करोगे तभी वो ठीक होगा। बट आप जब कर रहे हो तो शायद आप डायरेक्शन सही नहीं दोगे, तो अब वो नीचे चला जाएगा, डीप हो जाएगा, स्कारिंग देगा। इज दिस द टर्म वी कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन? नो, Okay. कॉल इट इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन। वी कैन कॉल इट, जब कोमेडोन निकालते हैं तो हम वी कॉल इट कोमेडोन एक्सप्रेशन। व्हेन वी ट्रीट एक्टिव एक्ने, पैप्यूल, पस्ट्यूल, सिस्ट, we call it acne evacuation surgeries. There are other surgeries also जो कि एक्टिव एक्ने पे किया जाता है। ओके। स्क्रब हैंड्स, मतलब ब्लैक हेड्स हटाने के लिए हाथ से स्क्रब कर दो, करनी चाहिए या नहीं? ब्लैक, यू शुड नो व्हाट इज ब्लैकहेड। ब्लैकहेड इज जब बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन है ना, तो वो ऑयल फॉर्म में नहीं होके चीजी फॉर्म में है। तो अगर आप स्क्रब भी करोगे ना तो सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है, ब्लैक पार्ट जो कि ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है सीबम का, सिर्फ उतना ही एक्सफोलिएट कर पाओगे, बट वो पूरे उसके ट्यूब्यूल में और ग्लैंड में जितना है वो कभी नहीं निकाल पाओगे। यू मस्ट नोटिस जब डॉक्टर निकालते हैं ना कोमेडोन्स, वो उसके अंदर से ऐसे स्नेक की तरह इतना मटेरियल निकलता है, तो वो स्क्रब करके कभी नहीं निकाल सकते। वो एक्ने इवैक्यूएशन होता है एंड प्रॉपर कोमेडोन एक्सप्रेशन विथ प्रेशर, और उसका डायरेक्शन होता है। वो छोटी मोटी भी नहीं होती है। इवन सलोन्स में भी ब्लैकहेड ऐसे से निकालते हैं नहीं, वो सिर्फ ऊपर का क्लीन करते हैं। वो जब पूरा निकालेंगे ना, यू विल हैव अ स्नेक लाइक समथिंग व्हिच विल बी कमिंग आउट। इट्स अ चीजी मटेरियल व्हिच एक्चुअली कम्स लाइक काफी लंबा, इतु छोटू सा पिंपल में भी। तो माइन्यूटेस्ट ऑफ द पिंपल में भी इतना लंबा कुछ निकल सकता है ना? और कभी कभी हेयर भी ट्रैप रहते हैं। सो इट इज ऑलवेज टेक्निकल थिंग कि आप उसका टेक्निक सही होगा ना तो यू विल नॉट हैव स्कारिंग, यू विल नॉट हैव फर्दर पिंपल, मोटे मोटे दाने नहीं बनेंगे, गड्ढे नहीं बनेंगे, तरीके से करोगे तो। और जितने ज्यादा दिन तक ये कोमेडोन फंसे रहेंगे ना, एक टाइम के बाद तो आपका सीबम सिक्रीशन कम होगा, बट ये आपको ना पिटेड स्कार देके जाएंगे या ओपन पोर्स देके जाएंगे, तो इसको ट्रीट जल्दी करते हैं। सनस्क्रीन हर इंसान को यूज करना चाहिए, इज दिस ट्रू? आइडियली करना चाहिए अगर आप कंसर्न हो अपने स्किन को लेके, बट हर इंसान को एक ही तरह का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए ऐसा नहीं है। ओके। Anti-aging products will disappear your wrinkles and fine lines within overnight. Is this true? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी एजिंग इज समथिंग जहां पे हम एज कर चुके हैं, अब हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, तो क्रीम्स तो नहीं करके दे सकती है। रिजुविनेशन मतलब एंटी एजिंग में नहीं, ये वाला काट देना, गड़बड़ हो गया, है ना? एंटी एजिंग में स्लो डाउन करते हैं एजिंग को, है ना? और
उसमें आपको ओवरनाइट रिंकल बन गए हैं तो अब एंटी एजिंग नहीं करते हैं, स्किन रिजुविनेशन करते हैं जब रिंकल्स बन चुके हैं, जहाँ पे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गए, बोटॉक्स आ गया, फिलर्स आ गए। अगर रिंकल बन गए हैं तो अब हम रिजुविनेशन कर रहे हैं। एंटी एजिंग का मतलब है हमने एज होने नहीं दिया खुद को, है ना, एजिंग की स्पीड से को स्लो डाउन रखा। तो वो हम शुरू करते हैं एज अर्ली एज 25। प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, शुरू में सेंसिटिव स्किन के हिसाब से, कम एज के हिसाब से 30s के अलग होते हैं, 40s के अलग होती है। बट जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा कि स्लो डाउन रहेगा अपना रिंकल। और रिंकल बन गया है तो प्रोडक्ट लगा के आप ओवरनाइट कुछ डिसअपियर नहीं कर सकते हो, उसके लिए यू विल बी रिक्वायर्ड एकदम टारगेटेड अप्रोच जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते हैं। Natural products is better than artificial product. Is this true? टू सर्टेन एक्सटेंट, जब तक कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट मिला के एक साथ खिचड़ी नहीं पका रहे हो। लाइक बेसन लगाना इज ऑल्सो गुड, कर्ड लगाना भी अच्छा होता है, बट आप बेसन में कर्ड, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, एलोवेरा और सब मिला दोगे और पकौड़े तलने वाला बैटर बनाओगे, दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। But does it differ from person to person, ऑफ कोर्स, gene to gene? स्किन टाइप टू स्किन टाइप, Skin type to skin type. Okay. बिकॉज हर को हर कुछ नहीं सूट करेगा। मुल्तानी मिट्टी इज नॉट मेंट फॉर ड्राई स्किन पीपल, शहद इज नॉट मेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर दादी माँ के नुस्खे इज गुड, बट वो नुस्खे आपके लिए ही है, इट्स नॉट गुड। एंड प्लीज, यूट्यूब के नुस्खे तो बिल्कुल नहीं, वो टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा लगा के स्किन जला के लोग आते हैं हमारे पास, आप मत करना। Really? देखो, हमको आदत नहीं है कि हम सबके फोटो दिखा दिखा के बताए कि इसने ये लगाया, ये जल गया। बिकॉज एज अ डॉक्टर्स हमारे एथिक्स होते हैं कि हम सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते, लाइक पर्सनल आइडेंटिटी पेशेंट की नहीं डिस्क्लोज करनी होती क्योंकि वो परेशानी में आता है। बट हम ये बता सकते हैं कि मत करो, लोग खराब करके आते हैं, बहुत कुछ करके आते हैं हमारे पास, तो मत करना। आप दही वही लगा लो, बेसन लगा लो, चंदन लगा लो, रोज वाटर लगा लो, चलेगा, ये ज्यादा हार्म नहीं करता। कच्चा दूध लगा लो, चलेगा, ये ज्यादा हार्म नहीं करेगा। लेकिन रोज करोगे, सुबह में अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग करोगे, या सब एक साथ मिला के कर लोगे, तो भाई कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो योर स्किन कैसे रिएक्ट करेगी। So this is one of the most again Google question. Yeah. डार्क सर्कल्स जो होते हैं अंडर आई क्यों होते हैं? इज दिस बिकॉज स्ट्रेस या फिर स्लीप साइकिल हमारी अच्छी नहीं होती, और देयर इज सम अनदर रीजन? देयर आर सो मेनी रीजंस, एक तो मैं मेडिकली बताऊंगी और एक अलग भी बताऊंगी। देखो, डार्क सर्कल क्यों दिखते हैं, दो कारण। या तो हमारी स्किन यहाँ पे काली है, या हमारा आंख ना अंदर की तरफ सेट है। तो क्या होता है ना, धूप छांव यानी शैडोइंग होती है। जब डीप सीटेड आईज होती हैं और ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा हॉलो होता है, तो लाइट ऐसी पड़ती है कि ये इतना बड़ा सा डार्क दिखता है। तो दैट इज वॉल्यूम डेफिशिएंसी, तो वो भी हो सकता है। डार्क सर्कल लैक ऑफ स्लीप के कारण हो सकता है। आप बहुत ज्यादा फेयर हो, आपके अंदर की वेन्स दिख रही हैं तो यहाँ पे ब्लूइश दिखेगा, या बहुत टायर्ड आई है तो वेन कंजेस्ट हो जाती है तो डार्क दिखता है। एलर्जीज हैं, लाइक बाल में बहुत डैंड्रफ है तो भी यहाँ पे स्किन एलर्जिक रहेगी, हल्की हल्की खुजली करोगे, ये डार्क दिखेगा। तो ये भी एक कारण है। नींद नहीं है तो हील नहीं कर रहे हो, स्किन बहुत ड्राई रख रहे हो, हमेशा ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आंखों पे रगड़ रगड़ के लगा रहे हो, कभी नहीं। यहाँ पे ऑयल बहुत कम बनता है तो यहाँ पे नहीं लगाना ज्यादा। मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो, या सनस्क्रीन यहाँ नहीं लगा रहे, या गॉगल्स नहीं पहन रहे हो प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्रॉनिक एक्सपोजर में होती जाती है। स्ट्रेस एक फैक्टर है, एंड एक और फैक्टर है, इमोशनली आप कैसे चल रहे हो। इमोशनली डल चल रहे होगे ना, दुखी रहोगे या ट्रॉमा होगा ना, तो भी ये पार्ट डार्क ही दिखता है। तो वही स्लीप इसीलिए पूछा जाता है, अगर बहुत स्ट्रेस में रहोगे तो स्लीप ही अच्छी नहीं होगी। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक से सो रहे हो कि नहीं, या 8 घंटे की स्लीप है कि नहीं। इससे रूल आउट होता है कि क्या इंटरनल में आप इमोशनली बहुत वीक जा रहे हो, या बहुत एंजाइटी है या डिप्रेशन है, या एंजाइटी डिप्रेशन से अलावा आप दुखी चल रहे हो, बिकॉज सब कुछ एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता। Like I want to ask you, what are the antibiotics which you personally suggest to your patients for a good skin health? For good health, I never suggest antibiotic. Okay, just clear me, like what is antibiotic?
एंटीबायोटिक्स फॉर अ आर गुड स्किन हेल्थ? नहीं नहीं देखो, नाउ वी हैव टू लाइक तोड़ना पड़ेगा वर्ड को। बायो जैसे इज देखिए कोई मैं, भी चीज, तो हाँ, बायोटिक का मतलब है फ्लोरा, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी। हम्म, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे। काम करें। तो हम कब खाते हैं? जब हमारा पेट खराब है, जब हमको सर्दी है, जब हमको खांसी है, जब हमको एक्ने है, अगर हम्म, इन्फ्लेम्ड है तो। नहीं तो नहीं खाते हैं। हम्म, तो गुड स्किन के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपका गट गट, फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, आपका स्किन का फ्लोरा इंपॉर्टेंट है। ये, तो हमको तो एक्चुअली गुड बैक्टीरिया चाहिए ना, तो हम हम्म, एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे क्योंकि हम उनको मार देंगे। हम्म, सो हमारा गट फ्लोरा एंड स्किन फ्लोरा शुड बी गुड। हम्म, So there is no antibiotic which is good for good skin. हम्म, Unless you have a problematic skin, then we treat. ओके, So it is nothing कि वो एंटीबायोटिक देंगे तो स्किन अच्छी रहेगी तो ये खाते रहना चाहिए। नहीं, वो प्रिस्क्राइब होती है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। किसी को सेलुलाइटिस है तो देंगे, किसी को एरसिपेलाज है तो देंगे, हम्म, किसी को फॉर्नियस गैंग्रीन है तो देंगे। ये सब टीप है। एक्ने है तो कुछ कंडीशन में देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं। कुछ कुछ बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक होती है। अगर हमको इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल नहीं मिल रहा है तो हम क्यों देंगे? हम्म, तो फालतू एंटीबायोटिक से स्किन खराब तो जरूर होगी या पेट भी खराब होगा। हाँ। व्हाट इज पिगमेंटेशन एंड लाइक इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है? सो पिगमेंटेशन इज द सबसे बड़ा वाला चैप्टर। हाँ, वाई? क्योंकि हर वो चीज जो स्किन से अगर डार्क दिख रही है हाँ, या लाइट दिख रही है हम्म, कैन गिव यू अ इधर हाइपर पिगमेंटेशन जो कि डार्क दिख रही है, और जो हल्की दिख रही है, वाइट दिख रही है, उसको हम हाइपो पिगमेंटेशन या डी पिगमेंटेशन कहते हैं। पिगमेंट मतलब कोई एक कलर। तो हम्म, एज एन इंडियन स्किन हम ब्राउनिश कलर के होते हैं, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, हम्म, है ना? तो हर वो चीज जो कि पिगमेंट्री चेंजेस देती है हम्म, गिव्स यू पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स। हम्म, डिपेंडिंग अपॉन योर कंसर्न, या तो आपको मेलास्मा होगा, या आप टैन करोगे, हम्म, या फिर आपके फ्रेकल्स होंगे, सनस्पॉट होंगे, या आपके बर्थ मार्क हो सकते हैं, हम्म, है ना? मेलानोसिटिक निवाइज होते हैं, वो भी पिगमेंट्स में ही आते हैं। तो वो हो सकते हैं, या फिर मेटाबॉलिक पिगमेंटेशन होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, हम्म, आपको अकैंथोसिस हो रहा है, आपकी स्किन थिक हो रही है, आप डार्क दिख रहे हो, या B12 डिफिशियंसी से आप डार्क दिख रहे हो। हम्म, तो ये हो गया हाइपर पिगमेंटेशन। हम्म, देन या तो हाइपो होगा, जैसे चोट लगने पे कभी स्किन डार्क बनती है तो काले दाग बनते हैं, और जब हल्की बनती है वी कॉल इट हाइपो पिगमेंटेशन। तो बहुत बारी आप देखोगे बच्चों के स्किन पे वाइटिश वाइटिश पैच बनते हैं, बड़ों के भी बनते हैं। वो हाइपोपिगमेंटेशन कहलाता है। या फिर फंगल इन्फेक्शन में भी बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, वो भी हाइपोपिगमेंटेशन होते हैं। एंड डी पिगमेंटेशन में विटिलाइगो हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, जहाँ पे कलर ही बनना बंद हो गया। हम्म, अब क्योंकि ये हर एक बीमारी के लिए अलग ट्रीटमेंट है, हम्म, तो सबसे वास्ट चैप्टर हो गया क्योंकि बहुत वैरायटी के हैं। ओके, तो हाइपर पिगमेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप सनस्क्रीन लगाओ, हम्म, मॉइस्चराइज करो। वर्क करता है। हाँ, प्रिवेंट तो करता ही है। बाकी पैथोलॉजी पे यू हैव टू वर्क। हम्म, सनस्पॉट है तो आपको सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए। हम्म, बट ट्रीट करने के लिए देन यू हैव टू गो फॉर लेजर। या तो पीको लेजर से हम स्पॉट कम करेंगे, हम्म, या हम आईपीएल के थ्रू, लाइक लुमेका के थ्रू, 2-4 सेशन में पूरे स्पॉट कम कर सकते हैं। देन बर्थ मार्क के लिए हमको पिको लेजर की जरूरत पड़ती है, जो मल्टीपल सेशंस में सारे खत्म कर देती है। हम्म, किसी भी टाइप का बर्थ मार्क होता है ना, वो हटा सकते हैं। ओके, तो पिगमेंटेशन बहुत तरीके के होते हैं। अभी हमने ब्राउन पिगमेंटेशन पे बात करी, अभी रेड पिगमेंटेशन आएगा। रेड पिगमेंटेशन में आपको आ गया नीवस। हम्म, रोजेशिया में भी रेड हो जाती है चीक्स। बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड स्किन रहेगी तो भी रेड होगी। फोटोसेंसिटिव डिसऑर्डर में पिंक हो जाती है। हम्म, एली में भी आपके रैशेस बनते हैं, है ना? बटरफ्लाई रैश होता है, मारल रैश जिसको बोलते हैं। डीएलई में स्कारिंग के साथ हम्म, डिसपिगमेंटेशन होती है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में सॉल्ट एंड पेपर पिगमेंटेशन होती है। लाइक लगेगा सॉल्ट एंड पेपर वाइट एंड ब्लैक रहेगा। हम्म, सो पिगमेंटेशन बहुत सारे कंडीशन में होती है। उसी तरह से नीवस होता है, पोर्ट वाइन स्टेन होगा, चेरी एंजियोमास होते हैं जो कि एज में आता है। ऐसे ही हिमांजियोमा होगा जो स्ट्रॉबेरी नीवस कहलाता है, जो छोटे बच्चों में बर्थ के टाइम में होता है। देन आपके नीवस ऑफ फोटा होता है जिसमें पर्पल कलर का पिगमेंटेशन होता है, हम्म, बर्थ मार्क है। तो या फिर एक क्रोमिक नीवस होंगे जिसमें कलर नहीं होगा,
है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पिगमेंटेशन एज अ वास्ट टॉपिक आती हैं, और हर का एक अलग स्किन केयर रूटीन होगा या अलग ट्रीटमेंट होगा। कुछ को हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, कुछ को हम मैनेज करके रख सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को कैसे लाइक स्किन हेल्थ में यूज़ किया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड ना हम्म, नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड है, नॉर्मली स्किन में होता है। ओके। तो हम लोग हाइलुरोनिक एसिड एज अ हाइग्रोस्कोपिक नेचर वो अगल बगल से मॉइस्चर लेके हम्म, हाइड्रेट कर देता है स्किन को। तो जब हम लगाते हैं ना स्किन पे, हम्म, तो स्किन सॉफ्ट एंड सप्पल रहती है, क्योंकि नेचुरली अक्यूरिंग है तो इरिटेट नहीं करती है। इसके अलावा क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन कम करके रखती है, तो आपको एक्ने नहीं देती। हम्म, केराटिनोसाइट को सॉफ्ट रखती है, पोर्स को नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ओपन एंड क्लोज होने देती है, तो वो एक्ने इसलिए भी नहीं होता। और जितनी हाइड्रेटेड स्किन रहती है, एक्ने प्रोन कम होती है। तो हाइलुरोनिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग थिंग है, जो कि आप अर्ली एज में शुरू कर सकते हो, 20s में। तो हाइलुरोनिक एसिड वहां यूज होता है जब हम टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स भी आते हैं जो हम डीप इंजेक्शंस में यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम लॉस होता है, या अगर हम स्किन हाइड्रेटेड नहीं है और हम इंटरनल हाइड्रेशन लॉन्ग रन के लिए मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो स्किन बूस्टर्स में यूज करते हैं, या एज अ बायो रिमॉडलर यूज करते हैं कि हमने वॉल्यूम तो दिया ही, साथ में कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया, तो भी एज अ डीप इंजेक्शन यूज होते हैं वो, मतलब स्किन के भीतर। तो हाइलुरोनिक एसिड का बहुत जगह रोल आता है, जहाँ पे हाइड्रेशन एक्चुअली मेंटेन करते हैं, या वॉल्यूम लॉस को भी करेक्ट कर सकते हैं अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो। Okay. So, this is the last question, and I think this is one of the most viral question. Like people say that natural products जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, and but what I think personally, after my research and all, कि ingredients जो होते हैं मॉइस्चराइजर्स में या फिर फेस वॉश में या फिर जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उनके रेशियोज़ कहीं ना कहीं सेम होते हैं, या फिर उसमें जो विटामिन्स जो भी होते हैं उसमें दोज आर बेसिकली सेम। बट जहाँ तक हम लोग देखते हैं, इट्स लाइक कि आप पतंजलि ले लो या फिर किसी अलग प्रोडक्ट्स को ले लो, सो दे आर बेसिकली लाइक देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लाइक वी आर गिविंग नेचुरल प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ अ वाइडर ऑडियंस। सो इज दिस एग्जैक्टली, सो इज दिस लाइक रियली ट्रू दैट एलोवेरा जो कि पतंजलि या फिर अलग अलग स्किन मॉइस्चराइजर्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग ऑब्वियसली एलोवेरा का यूज़ करते हैं, एलोवेरा के क्या सिग्निफिकेंट्स हैं, एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स सच में बेस्ट है या फिर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, या फिर ये जस्ट एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस एंड ऑल? ऑफ कोर्स जो भगवान ने बना के भेजा है ना, वो सबसे बेस्ट है। ओके। सो अगर एलोवेरा हमको यूज करना है ना, तो एलोवेरा आर बेस्ट। बट वो पेड़ के पत्तों से लो ना, सिंपल गमले में लगाओ, पानी भी नहीं डालना पड़ता। पानी डालोगे तो पौधा मर जाएगा, नहीं डालोगे तो जिंदा रहेगा। छोटा सा स्लाइस लो, एलोवेरा लगाओ, मिलास्मा भी कम हो सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करता है, एक्ने पे बहुत अच्छा काम करता है, एज अ मॉइस्चराइजर काम करता है, एज अ एंटी डैंड्रफ एजेंट काम करता है अगर लगाते हो तो। तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, इवन गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बट आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजी, तो मैं स्किन तक बताऊंगी, खाने पीने वाला नहीं बताऊंगी। ठीक है, बट नेचुरल। अब आप सोचो, एलोवेरा निकालो, उसके अंदर का गूदा लो, वो कैसा स्लाइमी और वाइट होता है। बट आप मार्केट में जितने एलोवेरा जेल लगाते हो, वो कभी होता है? नहीं। वो हरा होता है। क्यों होता है? वैसा तो ईसीजी जेली होता है हम लोग का, वाइट कलर का। केमिकल्स मतलब यूज। वो दे रहे होंगे एलोवेरा, हाँ। बट वो उतना नहीं दे रहे हैं कि वो उतना आपको सबको मिल जाए। मतलब 140 करोड़ जनता को एलोवेरा हर महीने बढ़िया से डब्बे में मिल रहा है, हाँ, इतनी नहीं, इतना नहीं करे, वो इतू सा डाल रहे हैं। हाँ, तो जब आप एक एग्जैक्टली। गमले में एलोवेरा रोप सकते हो, तो क्यों नहीं आप रोप के उसका एक छोटा सा स्लाइस लो, एक दिन का, फ्रिज में भी रख दोगे, टेबल पे भी रख दोगे, 2-3 दिन चल जाती है उसकी पत्ती। उगाना बहुत आसान है, एक कटिंग नर्सरी से ले आओ या कहीं से ले आओ, फ्रेंड से मांग के लगा लो अपने गमले में, पानी भी नहीं डालना पड़ता ज्यादा। रोज लगाओ, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता। आर्टिफिशियल उसी को बोलते हैं जो जो भगवान ने नहीं बनाया। एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, मैन मेड। डेरिवेटिव्स वही सब होता है, एक्टिव डेरिवेटिव। कुछ भी मंगल ग्रह से नहीं आ रहा धरती पे। तो हम जो भी लगा रहे हैं,
एलोपैथ के जो मेडिसिन आप खा रहे हो, जो लगा रहे हो, वही है। आप नीम के पत्ते चबा जाओगे, आयुर्वेद है। हाँ। नीम के पत्ते का रस निकाल के उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला निकाल के गोली बना के खाओगे, ये एलोपैथ है। हम्म। एलोपैथ वाले बेचारे लिखेंगे इससे, इसको खाने से ये हानि होगी, क्योंकि होती है। क्योंकि हर चीज का इफेक्ट होगा और साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट का मतलब खराब इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये भी वो असर करेगा, क्योंकि शरीर में एक ही जगह वो काम नहीं कर रहा, हर जगह कर रहा है। ईमानदारी से लिख दिया गया है कि इससे ये हो सकता है। अभी ईमानदारी का जमाना नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं कल को हम बोलने लगे और ये एलोपैथ से कुछ नहीं होता, जो भी खाओगे सब ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, साइंस बेस्ड है। बट आई विल नॉट से कि आयुर्वेद इज नॉट गुड। आयुर्वेद ही इंडिया का बेसिक है। सो उन्होंने जो अपने बुक में लिखा है, वहीं से साइंस आगे बढ़ा है, और वो युगों पहले लिखा गया है। वो आज के किसी कंपनी ने नहीं किया है। वो चरक संहिता में है, वो सुश्रुत संहिता में है सर्जरी। ये संहिता है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, ये साइंस है। संजीवनी बूटी से लोग जिंदा हुए, बट आज किसी को आंख नहीं है या ज्ञान नहीं है कि हम संजीवनी बूटी पहचाने। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, हैं। यूज हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। अब क्योंकि अब आप प्रिजर्व करने का तरीका भी होता है कि आप प्रिजर्व करोगे तो कुछ रखोगे ना। जैसे आम को आम की तरह रखने के लिए उसमें अचार में नमक डाल के रखते हैं ना, तो कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। वैसे ही दवाइयों में भी कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ वेहिकल डाले जाते हैं ताकि वो गोलियां वैसे रह जाए। बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अचार ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ेगा ना, सॉल्ट हाई होगा। बट नमक खराब है ऐसा तो नहीं है। इट इज ऑलवेज अ कंट्रोल्ड यूज। कितना यूज कर रहे हैं हम, मिस यूज नहीं करें। सो नेचुरल चीजें हमेशा अच्छी है, बट पेड़ पौधे से लेके आई वोंट से कि उसको दवा जाके दुकान से खरीद के लाओ। एलोवेरा तो आसानी से मिल जाएगा। मैंने कहा ना, डार्क सर्कल पे घी लगाओगे तो डार्क सर्कल चले जाएंगे। ड्राई स्किन पे लगाओगे स्किन अच्छी रहेगी। बालों पे लगाओगे स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। घी लगाओ। Ghee. I have one more question. What are the makeups do's and don'ts which you personally suggest to your clients and patients? For makeups, I would say कि if you are a makeup person, that means you always want to be in front of people, in front of light, in front of camera. So please apply sunscreen beforehand, and then whatever you want to apply, apply. Okay. Use good products. मेकअप का ना शेल्फ लाइफ 1 ईयर होता है, तो 6 महीने वो दुकान के शेल्फ पे बिता के आता है। आपके पास वो 6 महीने के लिए ही होता है, बट हम क्या करते हैं, महंगा खरीद लेते हैं या यूज नहीं करते क्योंकि हम रोज नहीं कर रहे। वो हम 1 1.5 साल खींच देते हैं। देन मेकअप ब्रशेस हम नहीं क्लीन करते, स्पॉन्जेस नहीं करते। हमको टेक्निक सब आती है, बट उसको साफ करना है रोज, ये नहीं करते। अच्छे से हाइजीनिकली नहीं रख रहे, है ना। तो ये सब चीजें हमको इन्फेक्शन, एलर्जीज दे सकती है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हमको स्किन रैशेस दे सकता है। तो मेकअप करिए, सनस्क्रीन के ऊपर करिए, अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए, और सोने से पहले पक्का धो दीजिए और मॉइस्चराइज करके स्किन सो जाइए। मेकअप से आप दूर नहीं रह सकते, बट इतना ही करिए कि जितने में स्किन अच्छी रहे। ज्यादा मेकअप करने से ऑक्लूड होगी, तो पोर्स बंद होंगे, देन आपको पिंपल्स होंगे, तो उतना भी नहीं करना है। और अच्छा मेकअप तभी टिकेगा ना जब स्किन स्मूथ होगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि अपने एक्ने के गड्ढे, एक्ने एक्ने छुपा लोगे मेकअप से, तो कभी नहीं होने वाला। उसके लिए आपको स्किन पहले ट्रीट करनी होगी, क्योंकि अच्छी पेंटिंग एक अच्छे स्मूथ कैनवास पे बनती है। और वो मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन एकदम स्मूथ होगी। एकदम नहीं तो फिर भी स्मूदर होगी। तो आप पहले स्कार ट्रीट करो, एक्ने ट्रीट करो, पोर्स हैं तो उसको ट्रीट करो, अब आप मेकअप करोगे तो आप बहुत अच्छे दिखोगे। Does men should also apply makeups and all? क्योंकि वो करते नहीं हैं. इट डिपेंड्स। ये आंसर सभी मर्दों के लिए नहीं होगा, बट उनके लिए तो जरूर होगा जो मॉडल्स हैं, जो ब्यूटी इंडस्ट्री में है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, या मीडिया पर्सन है, उनको करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है, वो नहीं भी चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा। मैं अगर आप स्क्रीन पे हो और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ गुड स्किन। तो कभी कभी आपको मेकअप करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम बेयर स्किन बहुत अच्छी दिखती नहीं है। तो हल्का सा मेकअप, बट सनस्क्रीन हमेशा, बिकॉज हमारा लाइट एक्सपोजर हाई है। एंड मेकअप इज ओनली टू कवर द फ्लॉज,
है ना, फ्लॉस कम करने के लिए यूज करते हैं। हम आपको बदल नहीं सकते। वैसे आजकल इंस्टा पे बहुत अच्छे अच्छे रील है जहाँ पे लोग बदल जाते हैं, धोखे वाले, है ना। दूल्हा मतलब दूल्हे को तो दुल्हन ही दूसरी मिलती है, अगले दिन पता चलेगी कि दुल्हन दूसरी थी ना। मतलब एकदम बदल देते हैं। मेकअप इज नॉट फॉर दैट। मेकअप इज लाइक हमारे थोड़े बहुत फ्लॉज है वो हट जाए, हमारे बॉडी के जो भी हाईलाइट पॉइंट है, ब्यूटी पॉइंट्स है, जैसे नोज है, चीक्स है, फोरहेड है, लिप्स है, ये इनहेंस हो जाए, आईज इनहेंस हो जाए, बड़ी लगे, आईब्रोज घने दिखे, बाल सुंदर से दिखे। बट हम पूरा का पूरा चेहरा बदल देंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। Okay, so this was all, ma'am, in THS, and thank you so much for joining us. It was such a beautiful podcast ever we did on, like, this is our first podcast which we did in medical field, like medical treatments and all. And And you have done a very good homework. You have asked us lots and lots of questions. yeah, okay, thank you so much, ma'am, for your appreciation and all. So yeah, thank you so much again for joining us. Thank you.